नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं एकदम ठीक ठाक होंगे और स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम जज इन इंडिया। जुडिशरी सर्विस की बात करने वाले हैं। आप एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे आप जज बन सकते हैं। ओके, तो आपको डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ले चलें। उससे पहले दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिया है यहाँ पे एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पाई जाती है। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होती है, जिसमें जो सबसे अपेक्स कोर्ट होता है, जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आ जाता है हाई कोर्ट्स। प्रत्येक स्टेट में लगभग एक हाई कोर्ट होता है और यूनियन टेरिटरीज और टोटल स्टेट्स को मिला के टोटल जो हाई कोर्ट्स हैं वो 25 हैं, जबकि स्टेट्स हैं 28। ठीक है, तो ये थोड़ा वेरी होता है क्योंकि कुछ जो स्टेट्स हैं वो हाई कोर्ट्स को शेयर करते हैं। ओके, इसीलिए हाई कोर्ट्स 25 हैं और नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ज़्यादा हैं। ओके, हाई कोर्ट्स के बाद आ जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसको आप बोल लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बोल सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। डिस्ट्रिक्ट जज होता है और डिस्ट्रिक्ट जज के साथ साथ उससे थोड़ा नीचे होता है एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो सीजीएम का कोड आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आता है। और उसके बाद भी कुछ स्टेट्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास आता है। ठीक है, तो जो हमारा एग्ज़ाम होता है जज बनने का, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है और हाई कोर्ट का भी जज बनने के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। और समझिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनने का भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम दो तरह से होते हैं जुडिशरी के। एक होता है एडीजे का, हायर जुडिशरी सर्विसेज। इसमें आपको चाहिए होता है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको चाहिए होता है 7 इयर्स का एक्सपीरियंस। मतलब एज एन एडवोकेट आपने 7 इयर्स तक प्रैक्टिस किया होगा, तब आप इस एचजेएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जो डायरेक्ट एलएलबी या फिर 5 साल का एलएलबी कोर्स करने के बाद दे सकते हैं। तो ये होता है जो हमारा लोअर जुडिशरी होता है। ठीक है, उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे जब आपके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा और एचजेएस का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। ओके, आर्टिकल 124 क्लॉज 3 ये डिस्कस करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, A person shall not be qualified for appointment as judge of Supreme Court unless, अगर कोई भी पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और हाई कोर्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है उसको, या फिर एज एन एडवोकेट उसको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे एज अ जज एक्सपीरियंस होता है, अथवा या फिर आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और आपको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके,
अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप जज बन सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको एज एन एडवोकेट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ये मैंडेटरी है, इन दोनों में से कोई एक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ओके, आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 217 क्लॉज 2 डील करता है और ये कहता है अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट अनलेस, कोई भी पर्सन हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता अगर ये क्वालिफिकेशंस, ये जो क्राइटेरियाज हैं उसके पास वो फुलफ़िल नहीं होते हैं, तो वो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जो सबसे पहला है, मैंडेटरी है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी पर्सन है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 साल का एज अ जज एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 10 इयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट प्रैक्टिस किया होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं हाई कोर्ट के जज के लिए। उसके बाद आता है यूपी PCSJ, यूपी का हम लेके चल रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में PCSJ के जुडिशरी सर्विसेज यानी लोअर जुडिशरीज के एग्ज़ाम होते हैं, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है लगभग सेम होता है सभी स्टेट्स में। हम यूपी के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। वहाँ पे यूपी में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है जो कि रिटन होता है, ठीक है, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। ये प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं, 2 घंटे का ये पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है जनरल नॉलेज का होता है और सेकंड पेपर लॉ का होता है। ओके, उसके बाद आता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 5 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो 3 आवर्स का होता है प्रत्येक, और 200 मार्क्स का होता है प्रत्येक पेपर। 5 पेपर होते हैं 200-200 मार्क्स के। ओके, फर्स्ट पेपर होता है जनरल नॉलेज का, सेकंड पेपर लैंग्वेज का होता है, थर्ड पेपर लॉ का होता है, सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। लॉ देखिए, एक तो होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जैसे अपना हो गया आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ कैसे है, क्योंकि वो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट डिफाइन करता है। आईपीसी क्या करता है, कोई भी एक्ट है, कोई भी ऑफेंस है, उसके लिए पनिशमेंट बताता है, ठीक है। उसके बाद वो पनिशमेंट कैसे मिलेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो हमें सीआरपीसी बताता है, ठीक है। तो सीआरपीसी क्या हो गया, प्रोसीजरल लॉ हो गया, और आईपीसी क्या हो गया, सब्सटेंटिव लॉ हो गया। और उसके बाद जो फोर्थ पेपर होता है, ठीक, वो प्रोसीजर और एविडेंस का होता है, और फिफ्थ पेपर होता है पिनल कोड या फिर लोकल लॉस बोल सकते हैं उसको। ओके, उसके बाद जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तब होगा आपका इंटरव्यू। चलिए फटाफट से सिलेबस देख लेते हैं। प्रीलिम्स का जनरल नॉलेज का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक्स related to social relevance, India and the world, Indian economy, international affairs and institutions, communication and space, science and technology। यहाँ से आपको क्या होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, और लॉ में, लॉ के पेपर में जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, और सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो भी लॉज होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रीलिम्स में सेकेंड पेपर में मिलता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है मेंस। मेंस का जो फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल नॉलेज का भी होता है, टॉपिक्स लगभग सेम होते हैं, बस वो रिटेन होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें एस्से राइटिंग आता है, प्रिसाइज राइटिंग आता है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आता है, और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी भी आता है। उसके बाद आता है थर्ड पेपर लॉ का होता है, सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है आप समझ चुके हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, पार्टनरशिप एक्ट्स आता है, और लॉज कंसर्निंग ईजमेंट्स एंड टॉर्ट्स से भी आते हैं,
प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, ये सब सब्सटेंटिव लॉ पेपर 3 में पूछते हैं लगभग। उसके बाद आता है पेपर 4 जिसमें प्रोसीजर एंड एविडेंस लॉ पूछते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग। ये पेपर 4 में पूछा जाता है 200 मार्क्स में। ओके, ध्यान रखिए मेंस जो होता है वो रिटन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर नंबर 5 जिसमें पूछते हैं इंडियन पीनल कोड और लोकल लॉज। उत्तर प्रदेश में लोकल लॉज होते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स, म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट, पंचायती राज एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। ठीक इसी तरह से दोस्तों जो HDS का पेपर होता है हायर जुडिशरी का, उसका भी जो ये सिलेबस है लगभग सेम रहता है, बस उसमें आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं HDS के सिलेबस के लिए भी। बस उसमें क्या होता है आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपने प्रैक्टिस किया होना चाहिए 7 सालों तक। ओके, सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।